नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। दस्तक में आज दो बात होगी। पहली बात तो काशी की यात्रा पर प्रधानमंत्री, और दूसरी क्या बिहार चुनाव मंडल पार्ट 2 की दिशा में जाने को तैयार है। प्रधानमंत्री पहुंचे उससे पहले बीएचयू के चौराहों पर पोस्टर चस्पा कर दिया गया समाजवादी पार्टी के युवा विंग के जरिए। हमारे रिपोर्टर वहां मौजूद थे, उन्होंने पोस्टर देखा। क्या लिखा था उसमें? काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सामने मैं इस समय वाराणसी में खड़ा हुआ हूँ। कुछ बड़े पोस्टर्स भी लगे हैं। काला धन का जो है उसके ऊपर मोदी जी के ऊपर कटाक्ष किया गया है, और नीचे अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है मोदी जी का क्योटो में स्वागत है। मोदी जी ने कहा था कि क्योटो की तरह से बनाया जाएगा बनारस को, तो उस तरह के कुछ कटाक्ष, कुछ तंज मोदी जी के ऊपर कसते हुए ये छात्र नेता जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री यहाँ पर हैं, कई लोगों को खुशी भी है कि प्रधानमंत्री अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आ रहे हैं, और दूसरी तरफ कई ऐसे भी हैं जो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। एक सवाल यह था, एक दूसरा सवाल भी। चूंकि मंडल पार्ट 2 का जिक्र हो रहा है तो दस्तक में बात आज उसकी होगी। इसलिए भी होगी क्योंकि आरक्षण की असल आग 19 सितंबर, आज तो 18 तारीख है, यानी कल के दिन ही निकली थी। राजीव गोस्वामी ठीक 25 बरस पहले आत्मदाह करने के लिए जब सड़क पर आया था, उसके बाद समूचे देश में मंडल को लेकर हंगामा मच गया था और एक सियासत यहां से निकली थी। उसने कई नेताओं को कितना कद्दावर बना दिया गया, और मौजूदा वक्त में हर नेता कैसे अलग अलग है, ये सारी परिस्थितियां आज दस्तक में बात होगी। लेकिन ये तस्वीर उसी दौर की है, 25 बरस पहले की। लेकिन इन सब से इतर आए उससे पहले एक दृष्टि डालनी चाहिए। दरअसल इन सब के बीच, इस देश के भीतर जितने भी मुद्दे होते हैं वो दरअसल सरकार या नीति के जरिए कहीं हाशिए पर चले जाते हैं। किसानों के मुद्दे को लेकर कौन सी सरकार ऐसी नहीं रही हो जिसने जिक्र ना किया हो। लेकिन हम आपको दरअसल एक ऐसी तस्वीर दिखाने वाले हैं जिसमें आपको लगेगा कि किसानों के साथ इस देश में अब सेलिब्रिटी भी खड़ी हो रही है। और सेलिब्रिटी के खड़े होने का मतलब शायद कह सकते हैं सरकार फेल, कह सकते हैं नजरिया बदल गया, कह सकते हैं लोगों की संवेदनाएं जाग गई, और अब सेलिब्रिटी भी चाहते हैं किसान खुदकुशी ना करे। नाना पाटेकर, अक्षय कुमार, अजिंक्य रहाणे और प्रकाश राज जी, ये वो सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने किसानों की छोटी सी मदद करके झटके में किसानों की बदहाली को लेकर सरकार को कटघरे में भी खड़ा कर दिया है। नाना पाटेकर से लेकर अक्षय कुमार और अजिंक्य रहाणे ने मराठवाड़ा के किसानों के लिए कदम आगे बढ़ाए तो कटघरे में महाराष्ट्र सरकार भी खड़ी हो गई, और केंद्र सरकार भी, क्योंकि मराठवाड़ा के हालात इतने विकट होते चले जा रहे हैं कि अब वहां के जलाशयों में पानी भी 8% से कम बचा है। और दूसरी तरफ प्रकाश राज ने तो तेलंगाना के गांव को ही गोद में ले लिया ताकि वहां की बदहाली दूर की जा सके। और इन सब के बीच नाना पाटेकर तो बकायदा अपनी कमाई के चेक बांटते हुए नजर आए। गणपति जैसे ही खत्म हो जाते हैं विसर्जन के बाद, एक 4 दिन में वापस खानदेश और विदर्भ का वहां जाएंगे। वहां के जो पीड़ित है उनके लिए कुछ करने की कोशिश करेंगे। तो देश में लगातार दूसरे बरस सूखे के हालात बन रहे हैं। 115 बरस के बाद चौथी बार ऐसा होने जा रहा है, और किसानों के सामने जो समस्या है उसको लेकर सरकार की नीतियां जो भी रही हो, पैकेज जो भी रहा हो, वह उन तक पहुंच नहीं पाता, या उनके लिए अच्छे दिन एक दूर की गोटी है। सवाल यही है कि सरकार की नीतियां और पैकेज अगर किसानों को ठोस राहत दे नहीं पाती तो क्या इस तरीके से सेलिब्रिटी निकलकर जो मलहम लगाएगी उससे राहत का काम चल पड़ेगा, या ये माना जाए कि सरकार के समानांतर सेलिब्रिटी की ही सरकार चलेगी, क्योंकि उनकी लोग सुन भी रहे हैं और वो मदद भी कर रहे हैं। ये समाज के भीतर का एक दर्द है। दर्द इसलिए क्योंकि जिस बात का जिक्र नेता, सरकार, सत्ता अपने तरीके से करते हैं वो चीजें लागू नहीं हो पाती, और जमीन पर आम लोगों को आम लोगों के हक के साथ खड़े होने के लिए कभी मदद करनी पड़ती है, कभी आंदोलन में साथ खड़ा होना पड़ता है। लेकिन प्रधानमंत्री ने एक वक्त जिक्र जरूर किया था किसानों के हक को लेकर, लेकिन आज वो काशी में, और काशी में मोदी पहुंचे तो जाहिर है बहुत दिन से काशी इंतजार कर रहा था। कई बातें कही, जिक्र किया, निशाने पर भी लिया, किसी को सहलाया भी। जरा सुनिए कहा क्या उन्होंने। गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने का सबसे बड़ा औजार और सस्ते से सस्ता औजार कोई है तो अपने संतानों को शिक्षा। अगर हम अपने बच्चों को शिक्षा देंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें गरीब रहने के लिए मजबूर कर दे। देखते ही देखते स्थिति बदलना शुरू हो जाएगा। जिन्होंने खाते तक खोलने की परवाह नहीं की थी, उनको अभी खाते ऑपरेट हो रहे कि नहीं हो रहे इसकी चिंता होने लगी है। अच्छा होता
ये काम अगर आपने 40-50 साल पहले कर दिया होता तो आज ऑपरेट करने का सवाल मुझे नहीं पूछना पड़ता, देश का सभी गरीब के खाते ऑपरेट हो जाते। लेकिन आपने जो काम 50 साल नहीं किया है वो 50 महीने में मैं पूरा करके रहूंगा, ये मैं बताने आया। मुझे विश्वास है कि मेरे शिक्षक मित्र जो विद्यार्थियों के जीवन को तैयार करते हैं, जो विद्यार्थियों का हौसला बुलंद करते हैं, जो विद्यार्थियों को जीने की प्रेरणा देते हैं, उनके जीवन में आत्महत्या का मार्ग कभी उचित नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश की सरकार भी इन संवेदनशील मामलों को पूरी तरह गंभीरता से लेती है, ऐसा मुझे विश्वास है। और इसलिए कोर्ट का ऑर्डर आने दीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार को समय दीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार, मैं नहीं मानता हूं कि आपके साथ अन्याय करना चाहेगी, और मैं भी उत्तर प्रदेश सरकार से बात करूंगा। समाधानकारी रास्ते क्या हो सकते, इसका मार्ग खोजा जाएगा। सवाल सिर्फ भाषण का नहीं, सवाल है कि काशी के सांसद भी हैं प्रधानमंत्री मोदी और देश के प्रधानमंत्री भी। तो भाषणों में जो भी कहा जाए, लेकिन काशी के लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री पहला मौका जब बनारस से निकलकर कोई शख्स प्रधानमंत्री रहा, वहां का सांसद हो। अंकित निकले उसी ई रिक्शा पर जिस ई रिक्शा को आज प्रधानमंत्री ने वहां पर बांटा। ई रिक्शा और काशी और इन सब के बीच लोग। आइए जरा आपको घुमाने लिए चलते हैं। बनारस का हाल देखिए क्या है, लोग क्या सोचते हैं, यह भी जबरदस्त है। यहाँ पर जब मेरे पीछे आप देखें, यहाँ पर मोदी जी के समर्थक हैं, और जहाँ पर मोदी जाते हैं इस तरह के समर्थक जरूर मिलते हैं। लेकिन यहाँ से बाहर निकलकर मैं आपको अभी लेकर चलूंगा और मैं आपको बाहर लेकर जाऊंगा। तो 15 महीने में प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, सड़कों में कुछ विकास हुआ नहीं हुआ? जी नहीं, मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ सांसद जी का वो जो कार्यालय, बस वही एक रूट सही है। हाँ। बाकी ये दुर्गा कुंड से कैंट, लंका से आप कैंट चले जाइए जो 8 किलोमीटर है। हाँ। वो पूरी रोड ध्वस्त है, पूरी ध्वस्त है, पूरी की पूरी ध्वस्त है। हाँ। आप चाहे तो उस पर सफर करके देख लीजिए, आपको खुद ही मालूम हो जाएगा कि क्या स्थिति है शहर की। अच्छा। और जहाँ तहाँ खुदाई होता है, एक तो खुदाई होती है वो बनाया नहीं जाता है, उसी तरह छोड़ दिया जाता है, दूसरा खुदाई चालू हो जाती है। हाँ। इसलिए हम लोग खुद परेशान है बहुत। साइकिल रिक्शा से जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते हैं? जी नहीं जीत पाते हैं, सड़कें बहुत खराब है। हाँ। जी हमने तो यही देखा कि प्रधानमंत्री जी जब से यहाँ के सांसद हुए हैं तब से लेकर के अब तक केवल 80 घाट की मिट्टी साफ हुई है। अच्छा। काम में काम बस इतना ही दिखाई दिया। हाँ। और कोई सुधार नहीं, कोई सुविधा नहीं। हाँ। बिजली के लिए हाहाकार, पानी नहीं मिल पा रहा है। हाँ। हर तरह की समस्या ही समस्या है। तो प्रधानमंत्री जी जब भी आते हैं, तीसरी बार अब आए हैं, फिर से बता के गए हैं कि काफी चीजें होंगी, बनारस को ट्रॉमा सेंटर मिल रहा है, बनारस को। तो ये सब जो घोषणाएं होती हैं उसका जनता पे, आप लोग की जिंदगी पे क्या असर पड़ रहा है? केवल घोषणा ही समझ में आ रहा है, उसका कोई क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। अच्छा। केवल घोषणा करके चले जाते हैं। हाँ। उसके बाद यहाँ के लोग उसका क्रियान्वयन नहीं करते। आप क्या करते हैं? ना शुभ नाम क्या है आपका? मैं अध्यापक हूँ, मेरा नाम श्रीराम पाठक है। आप बताइए, प्रधानमंत्री जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप रहते हैं, क्या बदलाव आया आपके जीवन में पिछले 15 महीने में? बदलाव तो कुछ भी नहीं आया। हाँ। खाली महंगाई छोड़ाओ, घटाई कुछ नहीं हो रहा है। हाँ। और ये हो रहा है खाली बस 80 घाट का सफाई किए हैं। हाँ। प्रधानमंत्री जी को मैं ये दिलाना चाहूंगा कि ये साइकिल जो ई रिक्शा आपने बांट दिया है वो साइकिल रिक्शा से पिछड़ता ही जा रहा है। सड़कें क्योंकि इतनी खराब हैं, वो तेजी से चला के ले जा रहे हैं और ई रिक्शा वाला परेशान है अभी अपना का चलाने के लिए। तो प्रधानमंत्री जी ई रिक्शा बांटने से बहुतेरे सवाल, बहुतेरे जवाब, और इन जवाब और सवालों के बीच बनारस का ये हाल होगा। तो आपको 80 घाट भी लिए चलेंगे। वहां भी कुछ लोग बैठे थे जो मौजूद थे उस सभा में जिसमें प्रधानमंत्री भी थे। लेकिन उससे पहले आपको लिए चलते हैं बिहार। बिहार में जो बिसात बिछ रही है वो क्या कहा जाए, सब कुछ अनुकूल, या केंद्र में कहीं लालू यादव आके खड़े हो गए हैं? मंडल पार्ट 2 क्यों कहा जा रहा है बिहार के चुनाव को लेकर? पहले रिपोर्ट देखिए। लालू, नीतीश, पासवान, मांझी, कुशवाहा, ये सभी चेहरे मंडल के न सिर्फ समर्थक रहे बल्कि मंडल के संघर्ष ने इन्हें राजनीतिक तौर पर कद्दावर भी बनाया और बिहार की राजनीति में ये सियासी जरूरत भी बनते चले गए। इस लकीर को और बढ़ा दीजिए तो जेपी आंदोलन, जिसमें सुशील मोदी और अश्वनी चौबे सरीखे बीजेपी के नेताओं की भी शुमारी मंडल की कतार के नेताओं के साथ ही हो जाती है। तो नया सवाल यही है, क्या वाकई मोदी और अमित शाह की जोड़ी या फिर ओवैसी के बिहार के चुनाव मैदान में कूदने भर से मंडल का दायरा टूट जाएगा?
वह भी तब जब मोदी, अमित शाह या ओवैसी खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे। यानी 1989-90 में जो लकीर मंडल कमंडल के संघर्ष से शुरू हुई, उस दौर की तस्वीर से आगे कोई नेता बिहार में निकल ही नहीं पाया। तो क्या 2.5 दशक बाद सिर्फ विकास का नाम लेकर बिहार की सियासत को नेताओं के अलग अलग गठबंधन में फेंटने भर से हालात बदल जाएंगे? क्योंकि इस दौर में कोई नया नेता निकल कर भी नहीं आया जिसकी कोई पहचान हो। लालू लगातार मंडल पार्ट 2 का जिक्र कर न सिर्फ अपनी जरूरत को बनाए हुए हैं, बल्कि यह भी समझ रहे हैं कि मंडल का दायरा अगर बिहार में टूट गया तो फिर लालू की राजनीति खत्म हो जाएगी। इसीलिए इस बार भी बिहार चुनाव को लालू मंडल से जोड़ने से चूक नहीं रहे। हम लोग मंडल कमीशन और मंडल वर्सेस कमंडल लड़ाई जंगल राज पार्ट 2 बोलता, ये मंडल पार्ट 2 है, कोई ढिलाई होने वाला नहीं है। बिहार की जनता जग गई, बताओ उनको। तो लालू ये बात यूं ही नहीं कह रहे, और ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2010 का चुनाव विकास के नाम पर नीतीश कुमार नहीं लड़ा। यानी ये मुगालता कोई ना पाले कि 2015 का चुनाव विकास के नाम पर हो रहा है और 2015 में वही नीतीश लालू के साथ खड़े होकर मंडल पार्ट 2 की राजनीति को ही हवा दे रहे हैं। यानी विकास दरकिनार हो चुका है और बीजेपी भी नीतीश का साथ छोड़कर अलग तो हुई, लेकिन मंडल के दौर की तिकड़ी के साथ ही अब वो खड़ी है, पासवान, मांझी, कुशवाहा। यानी बीजेपी भी चुनाव प्रचार में चाहे विकास का मुलम्मा चढ़ाए, लेकिन उसका रास्ता भी मंडल पार्ट 2 की दिशा में ही लगातार जा रहा है। यानी बिहार को लेकर जो सवाल प्रधानमंत्री मोदी उठाते रहे, वह सवाल भी अमित शाह के सोशल इंजीनियरिंग तले दबते जा रहे हैं। या फिर यह माना जाए कि विकास की चकाचौंध के सवाल बिहार पहुंचते पहुंचते सामाजिक न्याय से आगे बढ़ नहीं पाए। मुश्किल इतनी बार नहीं है, बीजेपी के लिए एक मुश्किल यह है कि वो विकास का दायरा बनाना जरूर चाहती है, लेकिन मंडल पार्ट 2 में फंसती चली जा रही है। और इन सब के बीच हार्दिक पटेल, जरा सुन लीजिए उन्होंने भी क्या क्या और किस रूप में कहा। अभी पटना का आयोजन हुआ है, बाद में दूसरी रैली का आयोजन होगा, अभी पटना का आयोजन ही करेंगे। किसी के साथ मुलायम सी हो या लालू हो या नीतीश जी हो, किसी के साथ हमें कोई लेना देना नहीं, ना बीजेपी के साथ लेना देना है। हम अपने हक की बात करें, हमारे हक के लिए वहाँ लड़ाई लड़ेंगे। 27 करोड़ पटेल को एकजुट करने के लिए ये आयोजन है। किसी के साथ खड़े होना हो, लेकिन पटना जाने का मतलब है क्या? इन सब के बीच हालांकि एक जानकारी आ रही है कि कल से ये जो दांडी मार्च, जिसे एकता मार्च का नाम दिया गया था, नवसारी के कलेक्टर ने इन्हें इजाजत नहीं दी है। इसका मतलब है कि पटना में रैली ये करेंगे, और इसके मतलब फिर क्या वही आरक्षण, फिर वही मंडल, और फिर नए एक सिरे से एक नया कटघरा। रिपोर्ट देखिए। अगर एक पटेल पूरे हिंदुस्तान को एकजुट कर सकता है तो हम तो 50 लाख है, 1 करोड़ 80 लाख है, पूरे हिंदुस्तान में 27 करोड़ है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। अगर अहमदाबाद की रैली की तर्ज पर पटना में भी रैली हो जाती है तो ये जीत होगी किसकी? अपने हैं इसलिए हक मानने निकले, प्यार से दोगे तो ले लेंगे, वरना क्या हार्दिक पटेल की पटना रैली महज हार्दिक पटेल के कद को बढ़ाएगी? भाई हम किसी पार्टी से नहीं, हम तो पाटीदार से प्रेरित है, और इस पाटीदार कोई उस पर राज नहीं करता। या फिर नीतीश कुमार को ताकत दे देगी? आरक्षण का लाभ मिल रहा है। या फिर प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता पर चोट करेगी? हो जो भी, लेकिन इन सब के बीच लालू यादव जिस मंडल पार्ट 2 का जिक्र लगातार कर रहे हैं, उसे ही हार्दिक पटेल आरक्षण के सवाल को उठाकर मजबूत भी करेंगे। यह भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लालू के साथ नीतीश खड़े हैं और नीतीश के पक्ष में हार्दिक पटेल अहमदाबाद के मंच से रहे हैं। नीतीश कुमार हमारा है। तो जाहिर है पटना रैली सिर्फ गुजरात के पाटीदार समुदाय के भरोसे तो होगी नहीं, कुर्मी समुदाय का साथ होगा। नीतीश कुमार भी हार्दिक पटेल के साथ मंच पर भी दिखाई दे सकते हैं। पटेल नवनिर्माण सेना का गठन करने के लिए जा रहे हैं और 4 महारैली का वहाँ आयोजन है। किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन देने के लिए, लेने के लिए, या फिर किसी का प्रचार करने हम नहीं जा रहे। तो अगला सवाल यही है, क्या बिहार चुनाव झटके में आरक्षण के सवाल को भी गरमा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी के लिए गुजरात के रास्ते ही बिहार चुनाव में मुश्किल भी खड़ा कर रहा है? क्योंकि पाटीदार समाज ने तो अमेरिका में भी मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलने का निर्णय ले लिया है। यानी बिहार से लेकर न्यूयॉर्क तक पाटीदार समाज की बीजेपी के खिलाफ
मुखालफत का वोटों के गणित पर असर पड़े ना पड़े, मोदी की छवि पर असर पड़ सकता है, क्योंकि हार्दिक गुजरात के उसी पाटीदार समाज से हैं जो बीजेपी के करीब रहा। हार्दिक अब बीजेपी की मुखालफत कर रहे हैं तो जाहिर है गुजरात मॉडल फेल भी नजर आएगा। और अमेरिका में पटेल खासे बहुत हैं, और अगर इन्हीं पटेलों ने मेडिसन स्क्वायर आयोजन को सफल बनाया तो क्या अगले हफ्ते होने वाले कार्यक्रम में यह विरोध भी कर सकते हैं? पाटीदार आरक्षण की आग अब यूएस के जरिए देश की छवि पर भारी पड़ रही है। माना यही जा रहा है कि यूएस में रहने वाले पाटीदार देश में हुए पुलिस के जरिए निर्दोषों पर लाठीचार्ज को अपना प्रमुख मुद्दा बना रहे हैं, जो यूएन में भारत की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। हो जो भी, लेकिन इन सब के बीच एक बात तय है, बिहार का चुनाव अगर दिलचस्प हो रहा है तो बिहार का चुनाव विकास को पीछे ढकेलकर मंडल पार्ट 2 की दिशा में भी बढ़ रहा है। और इन सब के साथ ही नजर अब हर किसी की इस बात को लेकर है कि कल रिवर्स दांडी मार्च जब हार्दिक पटेल गुजरात में निकालेंगे तो फिर वहां पर आलम बनता क्या है। अहमदाबाद से गोपी मणियार घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। लेकिन इन सब के बीच मंडल तो ठीक था, लेकिन मंडल के साथ परिवारवाद जुड़ गया, ये तो कभी सोचा नहीं गया था। जरा इन तस्वीरों को देखिए, समझ जाइए। एक तरफ लालू प्रसाद यादव, दूसरी तरफ रामविलास पासवान। टिकट जो बांटे जा रहे हैं अपनों को और परिवार में ही सब कुछ सिमट कर रह गया है। और आज जो टिकट बांटे गए वह भी पासवान ने अपने परिजनों को दे दिए 3 टिकट। कोई विरोध ना करे इसके लिए भी दूसरे सांसदों के बच्चों को दे दिए। और इन सब के बीच लालू यादव के दोनों बेटे तैयार हो चले हैं चुनाव लड़ने के लिए। जरा रिपोर्ट देखिए। लालू और पासवान दोनों ही जेपी आंदोलन से जुड़े, दोनों ही कर्पूरी ठाकुर को आदर्श मानते हैं, दोनों ही बीपी मंडल के समर्थक भी रहे और अब दोनों ही अपने परिवार के बगैर अधूरे हैं। दोनों ही परिवार को टिकट देने के ना तो खिलाफ हैं और ना ही परिवार को आगे बढ़ाने से कभी चूकते हैं। लेकिन दोनों की खासियत यह है कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव के करीब आते आते जमकर बोल रहे हैं। हमारे भाई रामविलास पासवान जी गिन्नी बुक में नाम लिखाने वाले, अद्भुत मौसम वैज्ञानिक, दिल्ली वाले नहीं इसरो वाले। तो सवाल सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने या बोलने भर का नहीं है। सवाल है जेपी से लेकर कर्पूरी ठाकुर तक ने राजनीति में परिवारवाद का विरोध किया। कर्पूरी ठाकुर ने तो एक वक्त अपने बेटे रामनाथ ठाकुर का नाम टिकट देने वालों की सूची में देखकर अपना नाम ही काट दिया। बाद में जिन्होंने नाम रामनाथ का जोड़ा था उन्होंने रामनाथ ठाकुर का नाम काट दिया। लेकिन पासवान और लालू के लिए परिवार कितना महत्वपूर्ण है यह विधानसभा चुनाव के टिकट देने के कयास और ऐलान से समझा जा सकता है। लालू के 2 बेटे चुनाव लड़ने को तैयार हैं और पासवान के 3 रिश्तेदारों को टिकट दिया जा चुका है। विरोध ना हो इसके लिए पासवान ने अपने 3 अन्य सांसदों के रिश्तेदारों को भी टिकट देकर बहुत साफ कर दिया कि मंडल से आगे राज्य का विकास नहीं बल्कि परिवार का विकास है। और आपको लिए चलते हैं मुंबई। सलमान खान गणेशोत्सव में पूरे परिवार के साथ शामिल होने पहुंचे। जरा देखिए।